हेलो स्टूडेंट। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने न्यूटन सेकंड लॉ और इम्पल्स को पढ़ा था। आज हम न्यूटन्स की थर्ड लॉ और कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन के थर्ड लॉ को समझने से पहले हम यहां पर एक्शन और रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। एक्शन और रिएक्शन के बारे में बात करते हैं कि एक्शन क्या होगा और रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर कि एक्शन रिएक्शन का एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैंने इस बोर्ड को हिट करा। ठीक है, बोर्ड को हिट करा मैंने यहां पर ये इस तरीके से, तो मैंने क्या करा, इस बोर्ड के ऊपर यहां पर फोर्स एक्सर्ट करा। ठीक है, तो आप लोगों ने ऑब्जर्व करा होगा कि जैसे ही आप किसी को बीट करते हैं तो आपके हथेलियों पर या पाम पर भी आप लोगों को क्या होता है, फोर्स महसूस होता है। यानी आप जितना इसको बीट करेंगे उतना ही आपके इन पाम पर, हथेलियों पर लगेगी, उंगलियों पर लगेगी, फिंगर्स पे लगेगी। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो है इस बोर्ड के ऊपर क्या करा, फोर्स एक्सर्ट करा। ठीक है, किसने एक्सर्ट करा, मैंने करा। किसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या हो रहा है, बोर्ड जो है मेरी फिंगर्स के ऊपर क्या कर रही है, अपने पास यहां पर फिंगर्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, समझो वापस इसको। मैंने इस बोर्ड को यहां पर बीट करा, दैट मीन्स बोर्ड के ऊपर मैंने फोर्स एक्सर्ट करा। ठीक है, यहां पर फोर्स किसने एक्सर्ट करा, मैंने, और किसने एक्सपीरियंस करा, बोर्ड ने। ठीक है, दूसरे केस में हमारे पास क्या हुआ, मेरी फिंगर पे भी लग रही थी, यानी बोर्ड ने मेरी फिंगर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करा। ठीक है, यानी यहां पर फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है, बोर्ड, और एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, मेरी फिंगर्स एक्सपीरियंस कर रही है। ठीक है, दो अलग अलग चीजें हो रही हैं यहां पर कि पहले केस में तो मैंने बोर्ड के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करा। ठीक है, दूसरे केस में बोर्ड मेरी फिंगर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, तो यहां पर इस बोर्ड को या मैंने जो फोर्स एक्सर्ट करा इसको हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, यानी हम मानते हैं कि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये सेकंड ऑब्जेक्ट, तो मैंने बोर्ड के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करा। ठीक है, यानी हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने क्या करा, सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करा। ठीक है, फिर क्या हुआ, बोर्ड ने मेरी फिंगर्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करा, यानी सेकंड ऑब्जेक्ट ने क्या करा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करा। ठीक है, तो ये जो होता है, यानी फर्स्ट ने सेकंड के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करा इसको हम एक्शन कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड ने फर्स्ट के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करा उसको हम रिएक्शन कह सकते हैं। जरूरी नहीं है यहां पर एक्शन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन भी हो सकता है, एक्शन भी हो सकता है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बना ले हम यहां पर, या याद रखने के लिए क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करा उसको हम एक्शन कहेंगे, और सेकंड ऑब्जेक्ट ने फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करा उसको हम रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हुआ कि ये एक्शन मैंने क्या करा, ये हमारे पास बोर्ड के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करा। रिएक्शन क्या हो रहा है, बोर्ड मेरी अपने पास फिंगर्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर एक्ट होते हैं और साइमल्टेनियसली होते हैं। जैसे ही मैं इसको बीट करूंगा मेरी हथेली पर लग जाएगी, मेरी फिंगर्स पे लगेगी। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, डायरेक्शन अपोजिट हो रही है। ये एक्शन हुआ, रिएक्शन इधर हो रहा है। एक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं और दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लगते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल से इसको हम समझते हैं यहां पर कि व्हाट इज एक्शन एंड व्हाट इज रिएक्शन। यहां पर ये हमारे पास एक बॉल हुई। ठीक है, मैंने क्या करा, इस बॉल को इस वॉल के ऊपर क्या करा, स्ट्राइक कराया। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, बॉल जो है इस वॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है। बॉल ने वॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करा, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए। बॉल फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, बॉल हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, रिएक्शन क्या होगी हमारे पास यहां पे कि ये वॉल भी क्या करेगी, हमारे पास यहां पे बॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी।
ठीक है। तो यानी इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, एक्शन क्या हुआ यहां पर, बॉल ने इस वॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करा, रिएक्शन क्या हुई हमारे पास यहां पे, वॉल ने बॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करा। ठीक है, देखो हमारे पास यहां पे मैंने पहले बोला कि एक्शन रिएक्शन डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लगते हैं और साइमल्टेनियसली होते हैं। ठीक है, तो हम एक्शन रिएक्शन के बारे में बात करें पहले यहां पर, फिर न्यूटन्स के थर्ड लॉ को पढ़ेंगे कि व्हाट इज एक्शन। एक्शन हमारे पास हो गया कि फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जरूरी नहीं है यहां पर फर्स्ट या सेकंड ऑब्जेक्ट मानो, सेकंड को फर्स्ट भी मान सकते हैं, पहले बता चुका हूं मैं, हम यहां पे केवल समझने के लिए लिख रहे हैं। अब रिएक्शन क्या हुई हमारे पास यहां पे, रिएक्शन हो जाएगी अपने पास यहां पे फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड ऑब्जेक्ट ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F12 और इसको लिख सकते हैं F21। ठीक है, अब न्यूटन का थर्ड लॉ इन्हीं एक्शन रिएक्शन पर बेस्ड है, इन्हीं एक्शन रिएक्शन पर बेस्ड है। यानी यहां पे क्या हुआ था, एक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं और दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर होते हैं। ठीक है, इक्वल होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है हमारे पास यहां पे कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड एक्शन रिएक्शन टेक प्लेस ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि हर एक्शन के अपोजिट हमारे पास यहां पे इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है। यानी यहां पर जैसे ही फोर्स एक्सर्ट किया मैंने, ठीक है, रिएक्शन अपने पास यहां पे एकदम से होगी, साइमल्टेनियसली होगी और उतने ही मैग्नीट्यूड की होगी जितनी हमारे पास यहां पे क्या होगी, एक्शन होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है हमारे पास यहां पे, न्यूटन के थर्ड लॉ की बात करें कि फॉर एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction, equal and opposite reaction, equal and opposite reaction and action reaction take place, action reaction take place on two different object, ठीक है, और कैसे होते हैं ये, साइमल्टेनियसली होंगे। यही हमारे पास यहाँ पे न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। ठीक है, अब इसका डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं हम यहाँ पर, या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात करें, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात करते हैं हम यहां पर। ठीक है, हमारे पास मैंने क्या करा, यहां पर दो स्प्रिंग बैलेंस ली, ये हमारे पास यहां पे स्प्रिंग बैलेंस, ये बी हो गई, इसको मैंने एक एंड से यहां पर इस वॉल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये स्प्रिंग बैलेंस हो गई हमारे पास यहां पे, इसको नाम दे देते हैं ए। इसको हम क्या करें, यहां पर हुक की हेल्प से ये दूसरी स्प्रिंग बैलेंस बी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इस बी वाली स्प्रिंग बैलेंस को मैं यहां से लेफ्ट साइड से क्या करता हूं, पुल करता हूं। मैंने यहां से इसको खींचा। ठीक है, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि दोनों स्प्रिंग बैलेंस सेम रीडिंग को शो करती है। यानी इसका मतलब यदि हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस ए 20 न्यूटन का रीडिंग शो करती है, तो स्प्रिंग बैलेंस बी भी हमारे पास यहाँ पे 20 न्यूटन का हमारे पास क्या करेगी, रीडिंग को शो करेगी। ए हमारे पास 20 न्यूटन को रीडिंग को शो कर रही है, तो बी भी हमारे पास क्या करेगी, 20 न्यूटन के रीडिंग को शो करेगी। ठीक है, क्या हो रहा है यहां पर, ए ने बी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करा, ये एक्शन हो गया, तो बी हमारे पास क्या करेगा, ए के ऊपर भी उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्सर्ट करेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास यहाँ पे, अपोजिट होगी। ठीक है, तो दोनों स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी हमारे पास यहाँ पे, सेम होगी। अब हम बात करते हैं कि डेली लाइफ में न्यूटन्स थर्ड लॉ कहां कहां पे यूज होता है। तो हमारे पास हो गया न्यूटन्स थर्ड लॉ,
इन डेली लाइफ। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम यहां पे स्विमिंग ऑफ मैन। स्विमिंग ऑफ मैन, ठीक है। देखिए, जब भी हम पानी के अंदर या वाटर के अंदर स्विम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे हैंड से वाटर को पीछे की ओर पुश करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर एक्शन क्या हुआ, एक्शन हुआ हमारे हैंड ने वाटर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करा, ठीक है, किस डायरेक्शन में, पीछे की ओर, ठीक है। एक्शन क्या हुआ, हमारे हैंड ने वाटर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करा इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन क्या होनी चाहिए, वाटर क्या करेगा, हमारी बॉडी के ऊपर या हमारे हैंड के ऊपर क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा और उसी के कारण से हम आगे की ओर स्विम कर जाएंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है वो वॉकिंग ऑफ पर्सन। ठीक है, देखिए यहां पर ये हम यहां पर एक पर्सन मान लेते हैं। जब हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं, इस लेग से अर्थ को पीछे की ओर पुश करते हैं, ठीक है। जब हम चलते हैं तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस लेग से अर्थ को पीछे की ओर पुश करेंगे। हमने क्या करा, अर्थ को पीछे की ओर पुश करा। तो एक्शन क्या हुआ यहां पर, हमारी लेग ने अर्थ के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करा, हमारी लेग ने अर्थ के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करा और किस डायरेक्शन में एक्सर्ट करा, हमारे पास यहां पे बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन क्या होनी चाहिए, अर्थ हमारी लेग के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। यानी यहां पर हमारी लेग ने अर्थ को पीछे की ओर पुश करा, ये एक्शन हो गया। रिएक्शन क्या हुई, अर्थ ने लेग को हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करा, पुश करा, ये हमारे पास रिएक्शन हो गई। दैट मींस फॉर एवरी एक्शन देयर आर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तीसरा होता है हमारे पास यहां पे मोशन ऑफ जेट प्लेन या रॉकेट। मोशन ऑफ जेट प्लेन, ठीक है। अब इसको समझते हैं हम यहां पर। मोशन ऑफ जेट प्लेन, ये जेट प्लेन हो गया हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बर्निंग गैस होती है वो बर्न होके हमारे पास यहां से बाहर निकलती है, ठीक है। यानी यहां पे क्या हो रहा है, इसने रॉकेट ने इस बर्निंग गैस के ऊपर क्या करा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करा। तो एक्शन क्या हुई, रॉकेट ने बर्निंग गैस के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करा और कौन सी डायरेक्शन में करा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो एज ए रिएक्शन, रिएक्शन क्या होगी, ये जो बर्निंग गैस है, ये बर्निंग गैस क्या करेगी, रॉकेट के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगी, ठीक है। इसी के कारण से रॉकेट ऊपर की ओर मूव करता रहेगा। अगला होता है गन एंड बुलेट, ठीक है। अब देखिए इसमें भी क्या होगा कि जब हमारे पास यहां पे ये मैंने गन ले लिया और इसके अंदर हमने यहां पर ये एक गोली ले ली अपने पास, ठीक है। जब हम इसके ट्रिगर को दबाएंगे तो एक्सप्लोजन होगा और उस एक्सप्लोजन के कारण से ये जो गन है इसके ऊपर क्या करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी, ठीक है। यानी गन ने इसके ऊपर हमारे पास यहां पे फोर्स एक्सर्ट करा, ठीक है। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा, इसी कारण से यहां से बाहर निकलेगी बैरल से, ठीक है। तो एज ए रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन ये क्या करेगी, गन के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। याद रखेंगे कि ये अपने पास यहाँ पे मोशन ऑफ जेट प्लेन और रॉकेट और ये वाला जो हमारे पास एग्जांपल है न्यूटन्स के थर्ड लॉ के साथ साथ कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम पर भी बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों पर स्पेशल ध्यान रखना है कि इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा, एक और चीज हम बात करते हैं कि न्यूटन के थर्ड लॉ को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम से पहले एक बार मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं हम यहाँ पे न्यूटन के थर्ड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म।
ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये होता है F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21, यानी फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 ऑन 2 एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 ऑन 1। ठीक है, माइनस का साइन यहां पे क्या बता रहा है अपने पास, यहां पे कि डायरेक्शन क्या है अपने पास, यहां पे अपोजिट होगी, और ये एक्शन है तो ये रिएक्शन होगा, एक्शन रिएक्शन इक्वल होंगे। ठीक है, माइनस का साइन क्या बता रहा है अपने पास यहाँ पे कि एक्शन रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होती है हमारे पास यहाँ पे अपोजिट होती है। चलिए नाउ कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं हम यहाँ पे कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। देखिए, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं फिर उसको समझते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, in the absence of external force, momentum of the system is conserved, momentum of the system is conserved। ठीक है, यानी हमारे पास होगा चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स फाइनल मोमेंटम इक्वल टू हमारे पास होगा इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, इफ हमारे पास हो गया एफ इक्वल टू जीरो तो हमारे पास क्या होगा, डेल्टा पी इक्वल टू जीरो होगा, और फाइनल मोमेंटम इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम होगा। यही हमारे पास क्या कहता है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। ठीक है, क्या कहा इसने कि फोर्स की वैल्यू यदि मैं जीरो कर देता हूं, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो कर देता हूं, तो उस केस में सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। दैट मीन्स इनिशियल मोमेंटम, हमारे पास सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही क्या होगा, सिस्टम का फाइनल मोमेंटम होगा। ठीक है, अब हम इसको न्यूटन के सेकंड लॉ से हम यहां पर कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम को प्रूव करते हैं। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, conservation law of linear momentum from Newton's second law। देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, हमारे पास न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा, और उसकी एसआई यूनिट में हमने वैल्यू कितनी ली थी, 1 ली थी। तो हम यहां पे डायरेक्ट इक्वल का साइन लगा देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फोर्स की वैल्यू जीरो करनी है। तो हमारे पास हो गया कि इफ एफ इक्वल टू हमारे पास यहां पे जीरो हो गया, एफ इक्वल टू जीरो हुआ हमारे पास यहां पे, तो उसका मतलब क्या हुआ हमारे पास यहां पे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट मींस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी भी हमारे पास क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कि डेल्टा पी इक्वल टू कितना होना चाहिए हमारे पास यहाँ पे जीरो। डेल्टा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन मोमेंटम को। ठीक है, तो डेल्टा पी हमारे पास चेंज इन मोमेंटम हो गया, यानी इसका मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू जीरो हो गया। यहां से हम लिख सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे, इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, यही क्या होता है हमारे पास यहाँ पे कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम यहां पर कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ।
कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ। कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, देखिए हम यहां पे क्या करते हैं कि दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। ठीक है, दोनों हमारे पास यहां पे एक लाइन के अलोंग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2। ठीक है, और u1 इज ग्रेटर देन u2 है। तो कुछ टाइम के बाद ये कोलाइड करेंगे। ठीक है, कॉलिजन के बाद हमारे पास यहां पे m1 की वेलोसिटी v1 हो गई और m2 की वेलोसिटी हमारे पास यहां पे ये v2 हो गई। ठीक है, यानी ये हमारे पास क्या हुआ बिफोर कॉलिजन, ये हमारे पास हुआ आफ्टर कॉलिजन। इसको मैं यहां पर ए नाम दे देता हूं, इसको नाम बी ने दे दिया मैंने यहां पर, इसको वापस ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है कि कॉलिजन के पहले का मोमेंटम इक्वल टू कॉलिजन के बाद का मोमेंटम। ठीक है, यानी कॉलिजन के पहले का मोमेंटम इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम होगा, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। यानी ये हो गया m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, अपने पास यहां पे कॉलिजन के बाद का मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। तो हमें क्या प्रूव करना है कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, ये हमें क्या करना है, अपने पास यहां पे प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करेंगे हम यहां पर कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, यानी इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि ए ने बी के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करा और बी ने ए के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करा। ठीक है, ए ने बी के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करा, इसको एक्शन मान लेते हैं। तो रिएक्शन क्या होगी, बी ने ए के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करा वो हम निकालेंगे यहां पर। ठीक है, दोनों को इक्वल करेंगे और माइनस का साइन लगा देंगे, क्योंकि माइनस का साइन क्या बताता है कि डायरेक्शन क्या है हमारे पास यहां पे अपोजिट है। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रूव करना है, हमारे पास क्लियर हो गया कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 हमें प्रूव करना है। ठीक है, किसकी हेल्प से करना है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ से। दैट मीन्स ए ने बी के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करा वो निकालना है हमें यहाँ पास, और बी ने अपने पास यहाँ पे ए के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करा वो निकालेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे और माइनस का साइन पुट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी। फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, ए ने बी के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करा, इसको मैं F1 नाम दे रहा हूं, F1 नाम दिया। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, ए ने बी के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करा वो निकालना है। तो ए बी के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी ए की जितनी हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगी उतना ही फोर्स ये क्या करेगा, बी के ऊपर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, क्या कहा मैंने यहां पर कि ए की जितनी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगी उतना ही हमारे पास क्या करेगा, ए बी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। क्योंकि फोर्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, न्यूटन के सेकंड लॉ से, और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो ए बी के ऊपर लगा रहा है फोर्स यहां पर, यानी हमें ए की रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालनी पड़ेगी। तो ए की रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, दैट मीन्स हमारे पास हो गया ए का फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए। ठीक है, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए माइनस हमारे पास हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए। ठीक है, यहां पे भी ऑफ लगा लो, अपॉन हमारे पास हो जाएगा टाइम। ठीक है, अब ए का फाइनल मोमेंटम, इसका मतलब ए का फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ए का कोलिजन के बाद मोमेंटम। तो ए का कोलिजन के बाद मोमेंटम हम निकालें तो F1 इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया,
F1 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कितना हुआ, देखो यहां पर फाइनल मोमेंटम m1v1, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो हमारे पास हो जाएगा m1v1। ठीक है, b हमारे पास यहाँ पे a का इनिशियल मोमेंटम, दैट मींस कोलिजन के पहले का मोमेंटम, तो ये m1u1 माइनस हमारे पास यहाँ पे m1u1, हम मान लेते हैं कि मोमेंटम में चेंज t टाइम के अंदर हो रहा है, तो ये t से डिवाइड कर दिया। क्लियर। अब इसी तरीके से हम यहां पे क्या निकालते हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय बी, फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। ठीक है, अब मुझे किसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लेनी पड़ेगी, हमारे पास यहां पे क्या होगा, कौन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, बी, किसके ऊपर कर रहा है, ए के ऊपर, तो बी की मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लेनी पड़ेगी। ठीक है, बी हमारे पास ए के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उसके लिए मुझे बी का अपने पास क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना पड़ेगा। दैट मींस बी का कोलिजन के बाद मोमेंटम माइनस बी का कोलिजन से पहले का मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे बी का कोलिजन के बाद मोमेंटम कितना हुआ, m2v2, तो ये m2v2 हो गया, माइनस हमारे पास कितना हुआ, कोलिजन के पहले का मोमेंटम, दैट मींस m2u2, तो माइनस m2u2 डिवाइडेड बाय हमने यहां पर ये टाइम कर दिया, ये टाइम हो गया हमारे पास यहां पे इक्वेशन 2। क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो है प्रूव करना है न्यूटन्स के थर्ड लॉ से, तो ये एक्शन हो गई हमारे पास, तो ये रिएक्शन हो गई, तो एक्शन रिएक्शन को इक्वल और अपोजिट कर देंगे हम यहां पर। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ को अप्लाई कर दो और फिर उसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो हमारे पास हो जाएगा फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास हुआ F1 इक्वल टू माइनस F2। ठीक है, F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू हमारे पास हुई m1v1 माइनस m1u1 अपॉन हम अपने पास कितना हो गया t इक्वल टू माइनस हमारे पास हो गया m2v2 माइनस m2u2 अपॉन कितना हो गया अपने पास यहाँ पे ये t हो गया, t से t कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यानी v1 v वाली टर्म को एक साथ ले आते हैं और u वाली टर्म को एक साथ लेकर आ जाते हैं, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे m1v1 माइनस m1u1 इक्वल टू माइनस m2v2। ठीक है, और प्लस m2u2। ठीक है, इस वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, इस वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, तो हमारे पास क्या हो गया m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया m1u1 प्लस m2u2। यानी ये हमारे पास क्या हो गया कोलिजन के बाद का मोमेंटम और ये हो गया कोलिजन के बाद अपने पास यहाँ पे पहले का मोमेंटम। दैट मीन्स ये हो गया अपने पास यहाँ पे कि मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल टू हमारे पास हो गया मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और यही मुझे क्या करना था, यही मुझे प्रूव करना था कि कोलिजन से पहले का मोमेंटम इक्वल टू कितना होता है, कोलिजन के बाद का मोमेंटम होता है। Now, some example based on conservation law of linear momentum. Some example based on conservation law of linear momentum. Some example based on conservation law of linear momentum. इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, देखो क्या होता है कि जब हम गन से फायर करते हैं तो गन क्या होती है,
हमारे पास क्या होती है, पीछे की ओर जाती है, यानी हमारे पास अपने पास यहाँ पे शोल्डर पे क्या करता है, पीछे की ओर एक फोर्स एक्सर्ट लगता है। तो गन जिस वेलोसिटी से अपने पास क्या हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, वही हमारे पास क्या कहलाती है, रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक है, तो हम यहां पर इस वेलोसिटी की वैल्यू किसकी हेल्प से निकालेंगे, यहां पर विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब मान लेते हैं यहां पर देखिए ये हमारे पास यहां पे ये गन हो गई, ठीक है। अब यहां पे कुछ चीजें हम एज्यूम करते हैं। हमने मान लिया कि कैपिटल एम जो है ये मास ऑफ गन हो गया, ठीक है। स्मॉल एम हमारे पास यहां पे इसका मास हो गया, ठीक है। वी हमारे पास यहां पे रिकॉइल वेलोसिटी, अपने पास यहां पे वेलोसिटी ऑफ गन लिख देते हैं इसको, और स्मॉल वी ये हमारे पास हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रूव करना है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम यहां पे अप्लाई करना है, यानी फायरिंग से पहले का मोमेंटम इक्वल टू फायरिंग के बाद का मोमेंटम, यानी हमारे पास हो जाएगा मोमेंटम बिफोर फायरिंग, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास हो गया मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। ठीक है, देखो फायरिंग से पहले ये जो है दोनों अपने पास यहाँ पे रेस्ट के अंदर थे, तो मोमेंटम बिफोर फायरिंग तो हमारे पास ये रेस्ट में आ गया। फायर के बाद इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v है, तो ये कितना हो जाएगा, मोमेंटम mv। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पे m इंटू वी, प्लस हमारे पास यहाँ पे इसका मोमेंटम कितना हो गया, m स्मॉल m इंटू वी, यानी इसका हो गया हमारे पास यहाँ पे एम वी। ठीक है, अब मुझे इस v की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो एम वी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस एम इंटू वी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ गन कितनी आ गई अपने पास, यहाँ पे m इंटू वी अपॉन ये हो गया मास ऑफ गन, ये वेलोसिटी ऑफ गन है हमारे पास। ठीक है, तो ये तो आ गए हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ गन, यानी वेलोसिटी ऑफ गन हमसे पूछता है, तो वेलोसिटी ऑफ गन कितनी हो गई अपने पास, ये v इक्वल टू हो गया हमारे पास यहाँ पे माइनस एम इंटू वी अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, रिकॉइल का मतलब ही पीछे जाना है, तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन में हमारे पास यहाँ पे ये माइनस के साइन को हटा देंगे। माइनस का साइन क्या प्रेजेंट कर रहा है कि गन हमारे पास पीछे की ओर जा रही है फायरिंग के बाद। ठीक है, तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कितनी हो जाएगी, m इंटू वी अपॉन हमारे पास हो गया कैपिटल एम, ये रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन हो गया हमारे पास। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल होता है द वर्किंग ऑफ रॉकेट। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास होता है द वर्किंग ऑफ रॉकेट। इसमें भी क्या होगा कि बर्निंग गैस हमारे पास क्या होगी, हमारे पास यहाँ पे रॉकेट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए रॉकेट प्लस जो हमारे पास बची हुई गैस है वो क्या करेगी, हमारे पास यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, अब कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम से बेस्ड और रिकॉइल वेलोसिटी से बेस्ड हम कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एक गन है, उसका मास हमारे पास यहां पे, एक गन है उसका मास हमारे पास यहां पे 1000 kg है। उससे हमारे पास यहां पे ये एक शेल को फायर करता है जिसका मास हमारे पास यहां पे 10 kg है। ठीक है,
और अपने पास यहाँ पे फायरिंग के बाद शेल की वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड है। तो हमें क्या करना है, गन की रिकॉइल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं। एक हमारे पास यहाँ पे गन है, ठीक है, उस गन का मास हमारे पास यहाँ पे 1000 kg है। उससे हम एक शेल को फायर करते हैं और उसका मास हमारे पास यहाँ पे 10 kg है। ठीक है, फायरिंग के बाद शेल जो है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करती है। तो हमें क्या करना है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि वेलोसिटी ऑफ गन हमारे पास होती है मास ऑफ शेल इंटू वेलोसिटी ऑफ शेल डिवाइडेड बाई मास ऑफ गन। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ गन है। और रिकॉइल वेलोसिटी निकालने के लिए, रिकॉइल वेलोसिटी में हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हटा देंगे। रिकॉइल वेलोसिटी v इक्वल टू, ये कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे, एम वी अपॉन कैपिटल एम। सारी चीजें सेम यूनिट के अंदर है तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई हमारे पास हो गया ये 1000। 0 से 0, 5 से हमारे पास यहाँ पे ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 1/20 मीटर पर सेकंड। इसको और सोल्व कर सकते हैं हम यहाँ पर। चलिए अगला करते हैं हम यहाँ पर। A shell of mass A, a shell of mass m and velocity v is fired into a wooden block of mass कैपिटल M। ठीक है, ये वुडन ब्लॉक है विच इज एट रेस्ट। वुडन ब्लॉक हमारे पास यहाँ पे रेस्ट में है। इफ लॉस ऑफ मास इज नेग्लिजिबल, लॉस ऑफ मास इज नेग्लिजिबल, देन फाइंड द कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ सिस्टम इफ। ठीक है, वुडन ब्लॉक के अंदर हमारे पास क्या हो रही है, ये जो शेल है, ये शेल क्या हो गई अपने पास यहाँ पे वुडन ब्लॉक के अंदर धस गई। ठीक है, रुक गई वहीं के अंदर। ठीक है, यानी यहाँ पर एक लाइन वो लिखना है कि वुडन अपने पास यहाँ पे शेल जो है वुडन ब्लॉक के अंदर रेस्ट में आ गई है। तो कंबाइन वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब कंबाइन वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए वापस कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि फायरिंग से पहले का मोमेंटम और फायरिंग के बाद का मोमेंटम। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इसका मास m दे रखा है, इसकी वेलोसिटी भी दे रखी है, तो ये mv हो गया। ठीक है, इसका मास तो m है लेकिन ये रेस्ट में है, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया, m इंटू 0 हो गया हमारे पास। फिर इसके बाद दोनों कंबाइन हो जाते हैं और सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो कंबाइन होने का मतलब मास दोनों ऐड हो गया, तो मास हमारे पास यहाँ पे m प्लस m हो गया और वेलोसिटी v1 मानता हूं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, v1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो v1 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा mv अपॉन कितना हो गया, m प्लस m। ये हमारा आंसर आ गया। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।